अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हमारे जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू है होम्योस्टेसिस का। और लास्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि हमने डिस्कस किया था कि होम्योस्टेसिस क्या है, होम्योस्टेसिस के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और मेन टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो होम्योस्टेसिस क्या है हमने डिस्कस किया था। ये बॉडी की स्टेबिलिटी या मेंटेनेंस या बॉडी को बैलेंस रखने का निज़ाम है होम्योस्टेसिस। और याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स जो मेन रेगुलेशन के अंदर आते हैं, जो मेन रेगुलेटरी सब्सटेंसेस हैं या कंपोनेंट्स हैं, वो तीन हैं। एक ऑस्मो रेगुलेशन है, दूसरा थर्मो रेगुलेशन है और तीसरा एक्सक्रीशन है। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे आज होम्योस्टेसिस किस तरह से कंट्रोल की जाती है। तो देखिए, ये जो होम्योस्टेसिस का जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीटली कंट्रोल्ड होता है। एक्चुअली मैं जबान भी ले रहा हूँ, जबान से कह रहा हूँ कि कंट्रोल होता है। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करें तो यहाँ पर अभी इस्तेमाल किया गया है होम्योस्टेसिस के अंदर। तो याद रखें यहाँ पर होम्योस्टेसिस के लिए जो पाथवे इस्तेमाल होता है, जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, वो कौन से हैं बॉडी के अंदर, वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं और वो काम करते हैं होम्योस्टेसिस के लिए। तो आज हम देखते हैं कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो कंपोनेंट्स हैं होम्योस्टेसिस के इस्तेमाल होने वाले, तो याद रखें सबसे पहले जो पाथवे हम डिस्कस करने वाले, पाथवे। ओके, जो पाथवे होम्योस्टेसिस के अंदर इस्तेमाल होगा, मतलब वो पाथवे जो होम्योस्टेसिस करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पाथवे के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं बेटा, याद रखें सबसे पहले जो आएगा वो सबसे पहले कोई भी चेंज होता है। ओके, कोई भी चेंज, तो कोई भी चेंज जो होता है उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। क्या कहते हैं बेटा? स्टिमुलस। जो कोई भी चेंज है उसे हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस। अब बेटा यहां पर देखिए एक जानदार है, सपोज करें और ये सेल, ठीक, ऑर्गेनिज्म और सेल। अब इन्वायरमेंट कितने तरह के होते हैं देखिए, मेनली मैंने बताया था बॉडी के इंटरनल कंडीशन को मेंटेन रखना। ओके, किसके अगेंस्ट? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंजिंग आती है तो भी हमारी बॉडी को मेंटेनेंस की जरूरत होती है। एक्चुअली फ्लक्चुएट तभी होता है, जैसे कि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो अंदर का टेम्परेचर भी फ्लक्चुएट होगा, लेकिन हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस परफॉर्म करती है। तो होम्योस्टेसिस की वजह से हमारी बॉडी मेंटेन लिमिटेड और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर रहती है। तो अब देखिए एनवायरनमेंट कितने तरह के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले जानदार के बाहर का जो एनवायरनमेंट है, ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है। फिर दूसरा एनवायरनमेंट जानदार के अंदर का एनवायरनमेंट होता है। तीसरा एनवायरनमेंट सेल के अंदर का एनवायरनमेंट होता है। चौथा सेल के बाहर का एनवायरनमेंट होता है। सेल के बाहर का एनवायरनमेंट कौन सा? सेल के बाहर। तो बेटा जो सबसे बाहर का एनवायरनमेंट है सेल, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर का बाहर का एनवायरनमेंट है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बेटा वर्ड्स याद रखिए, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट होगा तो हम कहेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट। सेल के अंदर का एनवायरनमेंट होगा तो हम कहेंगे इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट। सेल के बाहर का एनवायरनमेंट होगा तो कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर, एक्स्ट्रा सेल्युलर एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट चार तरह के याद रखें। ये तीन जो एनवायरनमेंट है, इंटरनल एनवायरनमेंट, इंट्रा सेल्युलर एनवायरनमेंट एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर एनवायरनमेंट, ये इनको हम होम्योस्टेसिस, इनको बैलेंस रखते हैं। किस एनवायरनमेंट के वजह से? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशन की वजह से हम इन तीन एनवायरनमेंट को बैलेंस रखते हैं, स्टेसिस में रखते हैं, सेम कंडीशन में रखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ होम्योस्टेसिस।
तो यहाँ पर क्या क्या पाथवे जो इस्तेमाल होगा होमियोस्टेसिस के लिए, याद रखिए सबसे पहले जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या है, एनी काइंड ऑफ चेंज, एनी काइंड ऑफ चेंज आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल, कोई भी तब्दीली, कोई भी चेंजिंग आए। अब चेंज क्या होता है, जैसे कि अब देखिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और अचानक से पीछे से आवाज आई, तो कान ने डिटेक्ट किया चेंज को, ये जो आवाज आई ये चेंज है। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये क्या है, आंखें चेंज देख रही है, ये चेंजिंग हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ, सुन रहे हो, तो ये भी चेंजिंग हो रही है कि चेंज आ रहा है, आप इसको डिटेक्ट कर रहे हो, कि डिटेक्ट कर रहे हो। तो चेंज के बाद डिटेक्ट करना भी होता है, चेंज को डिटेक्ट करना। तो ये चेंज क्या है, अब देखिए जैसे कि टेम्परेचर चेंज, पीएच चेंज, वाटर बैलेंस चेंज, तो डिफरेंट तरह के चेंजेस आ सकते हैं। उन चेंजेस को, जैसे ग्लूकोज का लेवल डाउन हुआ, बढ़ गया, हाई हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, तो ये क्या है, ये चेंजेस है। अब इन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, इन चेंजेस, जो चेंजेस ऑर्गेनिज्म को फेस करनी पड़ती है, उन चेंजेस को हम कहते हैं स्टिमुलस। सिंगुलर स्टिमुलस, प्लूरल स्टिमुलाई। तो स्टिमुलस, these are any kind of changes, either may be internal or external। बॉडी के बाहर भी चेंजेस आ सकते हैं, बॉडी के अंदर भी चेंजेस हो सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से। अब देखिए इस चेंजेस को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए सेल के बाहर का एनवायरनमेंट और सेल के अंदर का एनवायरनमेंट, दो तरह के। सेल के बाहर चेंज है, वाटर बैलेंस, वाटर ज्यादा है, सेल के अंदर वाटर कम है। तो आपको पता है ऑस्मोसिस, यहां पर मैं पढ़ाऊंगा, तो क्या होगा, वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है। तो बाहर ज्यादा अंदर कम, तो सेल के अंदर पानी मूव करेगा, चेंज आया, चेंज की वजह से कोई काम हुआ, तो ये जो चेंज आया इसी को हम कहते हैं स्टिमुलस। दूसरा है, सेकेंड बात है जो इसके अंदर इस्तेमाल होगा, वो है रिसेप्टर। मैंने आपको कहा था ना कि चेंज आता है तो हम उसे क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, रिसेप्टर्स। अब रिसेप्टर्स क्या है, देखिए दीज आर cells, tissues or organs which are used to detect the stimuli, the stimulus। स्टिमुलस को डिटेक्ट करना, कोई भी तब्दीली हो, कोई भी चेंज आए, उसको डिटेक्ट करना किसका काम है, किसका काम है, रिसेप्टर का। ओके, इसका काम है रिसेप्टर। चेंज आया, चेंज को डिटेक्ट किसके ने किया, रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या हो सकते हैं, सेल हो सकते हैं, टिश्यूज हो सकते हैं, क्या ऑर्गन भी हो सकते हैं, जैसे स्किन, ये रिसेप्टर है। ओके, पेन, आप चुट्टी काटो तो आपको पेन होगा, तो ये पेन रिसेप्टर भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। वैसे बहरहाल और भी है, डायमेंड रिसेप्टर्स, बहुत सारे और भी रिसेप्टर्स हैं। ओके, और थर्मो रिसेप्टर भी स्किन के अंदर मौजूद है। सो सेल्स है, टिश्यूज है और ऑर्गन्स भी है, which are used to detect any kind of change or stimulus is known as receptor। अब रिसेप्टर के बाद जो थर्ड पाथवे फॉलो किया जाएगा वो होगा कोऑर्डिनेटर से, कोऑर्डिनेटर। अब कोऑर्डिनेटर क्या है, देखिए जाहिर सी बात है, कोऑर्डिनेटर क्या हो सकता है, देखिए कोई भी चेंज आया, आपने चेंज को डिटेक्ट किया और अब चेंज के अपोजिट कोई रिस्पांस होगा ना। जैसे कि मैंने कहा कि चेंज आया, वाटर बैलेंस हुआ, इनबैलेंस हो गया, वाटर सेल के अंदर कम हो गया और सेल के बाहर ज्यादा हो गया, तो क्या हुआ, अब ये डिटेक्ट हुआ। अब यहाँ पर क्या प्रोसीजर हुआ, रेस्पॉन्स शो ये हुआ
कि वाटर यहाँ से अंदर मूव करना स्टार्ट हो, तो ये रिस्पॉन्स है। इस रिस्पॉन्स को करवाने के लिए भी, अब ये तो पैसिवली हुआ, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट हो गई, बट ये जो रिस्पॉन्स हो गया, जैसे कि चेंज आया, जैसे कि मैंने साउंड चेंज सुना तो मैंने उसी वक्त इससे करके देखा, तो ये मेरा रिस्पॉन्स था। साउंड हुआ, किसने बुलाया, मैंने डिटेक्ट किया, मेरी ये जो हमारे पास ऑडिटरी रिसेप्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं बेसिकली, ये मैकेनो रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया और उसी वक्त साउंड को डिटेक्ट किया और उसी वक्त मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स शो किया और उसी वक्त वहां पर देखा चेंज हुआ, गेंद आ रही है, चेंज हो रहा है और मैंने उसी वक्त उसको देखते हुए कैच किया। तो ये क्या है, ये जो रिस्पॉन्स शो हुआ है मेरे हाथों ने किया। ओके, तो गेंद फेंकता है ना, आप उसी वक्त उसको, ओके, तो ये क्या है, रिस्पॉन्स है। तो जो रिस्पॉन्स शो करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि बॉडी के अंदर जितने भी रिस्पॉन्स है वो शो कौन करवाता है, आपको पता है, हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल कौन कर रहा है, ब्रेन, सीएनएस आता है और पीएनएस। सीएनएस कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मैंने पहले कहा था ये जो पाथवे है, ना सिर्फ ये पाथवे होमियोस्टेसिस का है, बट यही पाथवे कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का। ओके, आगे चैप्टर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो होमियोस्टेसिस और कोऑर्डिनेशन का जो पाथवे होता है वो सिमिलर है, सेम है। ओके, अब ये जो कोऑर्डिनेटर है ये क्या है, ये हमारा सीएनएस, क्या है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये क्या हो सकते हैं, आपका सीएनएस हो सकता है, आप जैसे, तो दीज आर द ऑर्गन्स, दीज आर द ऑर्गन्स सच एज, ऑर्गन कौन किसके, सीएनएस, that receives information, from receptors and send message towards effectors, okay, for proper response. अभी क्या है, ये सीएनएस, सीएनएस स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट कर सकते हो, आपको याद होगा, इसमें दो चीजें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सो ये क्या है, these are the organs that receive information from receptors, receptor से information देगा, रिसेप्टर से इसने चेंज आया, चेंज को डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करके किसको दिया, इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेटर, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, और इसने क्या किया, इसने उसके ऊपर कंट्रोल लाया, रिस्पॉन्स शो करवाया। रिस्पॉन्स कंट्रोल ही होता है, जैसे कोई बुला रहा था अपने कंट्रोल करने के लिए, ये रिस्पॉन्स जो है वो कंट्रोल है। अब इंफॉर्मेशन को लिया और किसको दिया, इफेक्टर को। इफेक्टर्स क्या होते हैं, अब अभी सेम इंफॉर्मेशन, अब ये खुद बता रहा है कि ये इंफॉर्मेशन किसको देता है, इफेक्टर को, और इफेक्टर क्या शो करता है, रिस्पॉन्स शो करता है। ओके, तो इफेक्टर क्या है, जो फोर्थ पाथवे ये खुद बता रहा है कौन सा है, फोर्थ इज फैक्टर्स। अच्छा, फैक्टर्स क्या है, आप कह सकते हो these are muscles और glands, ये मसल्स हो सकते हैं या ग्लैंड्स ही हो सकते हैं, मसल्स या ग्लैंड्स, ग्लैंड सेल्स ही होते हैं। सो मसल्स और ग्लैंड्स that produces response against the stimulus,
चेंज जो आता है इसके केस जो रिस्पांस जाता है वो शो को करवाता है इफेक्टर। वो मसल हो सकता है या ग्लैंड्स हो सकते हैं, मसल्स या ग्लैंड्स। जैसे कि आपको किसी ने बुलाया, उसने उसी वक्त देखा, ये रिस्पांस है। कोई चीज यहाँ से मूव कर रही है, आप देख रहे हो, नोट कर रहे हो, बता रहे हो ये चीज यहाँ से इधर चली गई, ये रिस्पांस है। कोई हॉट ऑब्जेक्ट पे आपका हाथ चला गया, आपने उसी वक्त हाथ हटा दिया, ये रिस्पांस है। हाथ हटाना ये रिस्पांस है, ये रिस्पांस कौन करवा रहा है? एक्चुअली करवाने वाला ये है, मैसेज, मतलब जो करवाने के लिए मैसेज पैदा करना है, ये कमांड करना है, तो कमांड ये देगा कोऑर्डिनेटर। करेगा कौन? काम करने वाला ये नहीं होगा, ये कमांड देता है। तो कमांड यहां से आएगा, कंट्रोल यहां से आएगा, और अब जो फिफ्थ पाथवे के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे वो होता है, वो है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स क्या है? अब देखिए, हम कह सकते हैं कि एक्शंस shown by the factors। फैक्टर्स का जो एक्शन होता है, मतलब वो जो काम करते हैं उनका जो एक्शन है उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर्स के एक्शंस को रेस्पॉन्स कहते हैं। जैसे कि हॉट ऑब्जेक्ट आपके ऊपर हाथ आ गया तो आपने हाथ हटाया, ये रेस्पॉन्स है। किसी ने बुलाया, आपने जी कहा, रेस्पॉन्स है। कोई चीज मूव करते आप देख रहे हो, रेस्पॉन्स है। एक्चुअली आपको प्यास लगी, आप प्यास क्या है, ये चेंज आया आपकी बॉडी पे, चेंज आया, आपको प्यास लगी और आप पानी की तरफ गए, रेस्पॉन्स है। देखिए, पानी की तरफ जाना, ये मैसेज कहां से आया? ये ब्रेन से आया कि आपको प्यास लगी, आपको जाना है, पानी पीना है, तो आप पानी की तरफ, तो ये रिस्पॉन्स है। कहीं रेगिस्तान में आप हो, आपको गर्मी लगी, आपको पेड़ नजर आ गया, आपने सोचा पेड़ के साए में, क्योंकि आपको बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, आप पेड़ के साए में बैठ गए, रिस्पॉन्स। तो बहरहाल बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर या बाहर, अंदर या बाहर कोई भी चेंज आए, उसके ऊपर जो कंट्रोल है, जहाँ जो कंट्रोल आ रहा है वही हमारा रिस्पॉन्स है। लेकिन होमियोस्टेसिस भी ऐसी है, जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ये स्टिमुलस है। क्या है? स्टिमुलस। चेंज आया ना, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया भाई। अब रिसेप्टर ने क्या किया? उनको रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स। इसे हम क्या कहते हैं? कीमो रिसेप्टर्स। उन्होंने ये नोटिस किया कि बॉडी का ग्लूकोज लेवल हाई हो गया। क्या हो गया? मैं यहाँ पर एक बात राइट कर रहा हूँ, स्टिमुलस क्या आया? ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया, ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया। डिटेक्ट किसने किया? कीमो रिसेप्टर ने। कीमो रिसेप्टर्स ने, कीमो रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया और ये इंफॉर्मेशन दिया किसको? ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, सीने से। और इन्होंने मैसेज सेंड किया इफेक्टर को। इफेक्टर अब क्या हो गए? इफेक्टर ग्लैंड्स हो गए। यहाँ पर ये ग्लूकोज है तो ग्लैंड्स या मसल्स, ये यहाँ पर क्या होंगे? ग्लैंड्स होंगे, मसल्स भी हो सकते हैं। ओके, जैसे कि पानी की तरफ गए तो वहां पर मसल दे रिस्पॉन्स। ओके, ये अपनी मूवमेंट की। उसके अलावा अगर ग्लैंड्स ने जो काम किया, जो इनका एक्शन था वो रिस्पॉन्स था। ओके, उन्होंने क्या किया? रिस्पॉन्स क्या आया? ग्लैंड्स ने रिस्पॉन्स शो किया, ग्लूकोज का लेवल क्या कर दिया? डाउन कर दिया। डाउन कर कितना किया? जहां इस ऑप्टिमम पॉइंट तक किया। मैंने पहले ही बताया था, डाउन करने का मतलब होता है एक ऑप्टिमम पॉइंट तक डाउन करना। एक ऑप्टिमम पॉइंट तक डाउन करना, ऐसे नहीं कि पूरा लो कर देना, तो भी नुकसान ही है बॉडी को। तो बेटा ये सारे पाथवे फॉलो किए जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक ऐसा अमल है जो आपकी बॉडी को बैलेंस रखता है। क्या रखता है? बैलेंस रखता है, सेम कंडीशंस में रखता है। अगर हमारी बॉडी सेम कंडीशंस में नहीं होगी तो बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे और बॉडी के अंदर अनबैलेंस, डिस्ट्रप्शन,
डिस्ट्रक्शन और बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होती रहेंगी और हमारी बॉडी नॉर्मल वे में काम नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए जो पाथवे काम कर रहा है बेटा, वो पाथवे है होमियोस्टेसिस और कोऑर्डिनेशन का सेम पाथवे होता है, इतना याद रखना। तो वो जो होमियोस्टेसिस का पाथवे है वो है पहला नंबर स्टिमुलस चेंज को डिटेक्ट करना रिसेप्टर से के बाद जो पूरा कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल करने वाला जो है वो कोऑर्डिनेटर है, क्या है, कोऑर्डिनेटर है। और उसके बाद जो इफेक्टर क्या है, वो जो रिस्पांस जो करवा रहा है, रिस्पांस क्या है, वो जो एक्शन हो रहा है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के हम पढ़ेंगे कि होमियोस्टेसिस के ऊपर भी कोई सिस्टम है या नहीं है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।